एडोल्फ हिटलर, एक तानाशाह जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़े नरसंहारों में से एक को व्यवस्थित किया, एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता में कैसे उभरा। कहानी प्रथम विश्व युद्ध के अंत में शुरू होती है। 1918 में सफल सहयोगी अग्रिम के साथ जर्मनी को एहसास हुआ कि युद्ध अजेय था और लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। कम्युनिस्ट क्रांति के डर से प्रमुख दल विद्रोहों को दबाने के लिए शामिल हो गए। संसदीय वायमार गणराज्य की स्थापना की। अपने क्षेत्र के 10वें हिस्से को खोने और अपनी सेना को नष्ट करने के अलावा जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी और क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा, जिससे इसकी पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई। कई राष्ट्रवादियों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए ये अपमान की बात बन गई। उन्हें ये गहरा भ्रम था कि जर्मनी युद्ध जीत सकता था यदि नेताओं और विरोधियों ने उसकी सेना को धोखा न दिया होता। हिटलर के लिए यह ख्याल एक जुनून बन गया और अपने कट्टरपन और मन में पागलपन की हद तक समाये भ्रम के चलते उसने सारा दोष यहूदियों के सर मढ़ दिया। एक समाज जिसमें कई यहूदी विरोधी मौजूद थे, उसमें हिटलर के शब्दों को एक मत्ता मिली। इस समय तक हजारों लाखों की तादाद में यहूदी जर्मन समाज का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन कई जर्मन लोग अभी भी उन्हें परदेसी और पराया मानते थे। पहले विश्व युद्ध के बाद यहूदियों की सफलता ने उनके खिलाफ राज्यच्युति और युद्ध मुनाफाखोरी जैसे बेबुनियाद आरोपों को जन्म दिया। इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना कम है कि षड्यंत्र के इन आरोपों का आधार था भय, क्रोध और कट्टरपन, तथ्य नहीं। इसके बावजूद हिटलर को सफलता मिली। जब वो एक छोटी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ तो अपने चालाक और हेर-फेर से भरे भाषणों के बल पर वो पार्टी की अगुवाई करने लगा और बढ़ती संख्या में लोग उसकी बातों की ओर आकर्षित होने लगे। यहूदी विरोधी विचारों को लोगों के आक्रोश के साथ जोड़कर नाज़ी पार्टी ने साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की भर्त्सना की और उन्हें जर्मनी को तबाह करने की अंतर्राष्ट्रीय यहूदी साजिश बताया। शुरुआत में नाज़ी पार्टी लोकप्रिय नहीं थी। सरकार गिराने के एक असफल प्रयास के बाद पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया और हिटलर को राजद्रोह के जुर्म में जेल भेज दिया गया। लेकिन 1 साल बाद जेल से रिहा होने पर उसने तुरंत नए सिरे से आंदोलन शुरू कर दिया और फिर 1929 में विश्वव्यापी मंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन का दौर आरंभ हुआ। इसके चलते अमेरिकी बैंकों ने जर्मनी को दी गई ऋण राशि वापस मांगनी शुरू कर दी और पहले से ही जूझ रही जर्मनी की अर्थव्यवस्था रातों रात ढह गई। हिटलर ने लोगों के आक्रोश का फायदा उठाया, उन्हें एक आसान बलि का बकरा दे दिया और जर्मनी को उसका भूतपूर्व गौरव और प्रतिष्ठा लौटाने का वायदा किया। मुख्य पार्टियां इस संकट की स्थिति का सामना करने में नाकामयाब सिद्ध हुई, जबकि वामपंथी विरोधी पक्ष आपसी मतभेदों और झगड़ों में उलझे रहे और इस कारण इस असंतुष्ट जनता का कुछ हिस्सा नाज़ी पार्टी के साथ जुड़ गया, जिससे केवल 2 सालों में उसका संसदीय वोट 3% से भी कम से बढ़कर 18% हो गया। 1932 में हिटलर ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन कई पदकों से सम्मानित युद्धकालीन सूरमा जनरल फॉन हिंडनबर्ग से हार गया। लेकिन 36% वोट प्राप्त कर हिटलर ने यह दिखा दिया कि जनता किस हद तक उसके पक्ष में थी। अगले साल सलाहकारों और प्रमुख उद्योगपतियों ने हिंडनबर्ग को हिटलर को चांसलर नियुक्त करने के लिए मना लिया, इस उम्मीद पर कि उसकी लोकप्रियता का प्रयोग वो अपने फायदे के लिए कर पाएंगे। हालांकि एक चांसलर केवल संसद का प्रशासनिक अध्यक्ष मात्र था। हिटलर ने अपने अधिकारों और सत्ता को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां उसके समर्थक संसदीय गुट बनाकर सड़कों पर विरोधकर्ताओं से भिड़ने लगे, वहीं हिटलर ने लोगों के मन में साम्यवादी विद्रोह का डर पैदा करना शुरू कर दिया और ये तर्क दिया कि केवल वही समाज में कानून और सुव्यवस्था ला सकता है। फिर 1933 में एक नौजवान कार्यकर्ता को संसद भवन में आग लगाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। हिटलर ने इस घटना को बहाना बनाकर सरकार को उसे असाधारण अधिकार देने के लिए राजी कर लिया। कुछ महीनों के भीतर ही प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, अन्य पार्टियों को भंग कर दिया गया और यहूदी विरोधी कानून लागू कर दिए गए। हिटलर के कई पूर्वी कट्टरपंथी समर्थकों को गिरफ्तार कर प्राण दंड दे दिया गया। इनमें संभावित प्रतिद्वंद्वी भी शामिल थे और अगस्त 1934 में जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई, तब यह साफ था कि अब कोई नए चुनाव नहीं होंगे। दुखद बात यह है कि हिटलर के शुरुआती लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस बड़े पैमाने पर दमन जरूरी नहीं था। उसके भाषण लोगों के भय और आक्रोश का लाभ उठाते थे ताकि वो अपने और नाज़ी पार्टी के लिए उनका समर्थन प्राप्त कर सके। इस दौरान उद्योगपति और बुद्धिजीवी जो खुद को जनता की राय के पक्ष में दिखाना चाहते थे, हिटलर का समर्थन करने लगे। वे खुद को और एक दूसरे को आश्वासन देने लगे कि हिटलर का अत्यधिक शब्दाडंबर केवल दिखावे के लिए था।
कई दशकों के बाद भी हिटलर का अभ्युदय एक चेतावनी है इस बात की कि एक अप्रसन्न और क्रोधित जनता के आगे और एक ऐसे नेता के आगे जो उनके इस क्रोध और भय का लाभ उठाना चाहता है, लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी दुर्बल हो सकती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कमजोर पड़ चुके जर्मनी को इतिहास की सबसे कुख्यात विभाजन रेखाओं में से एक बर्लिन की दीवार से बांट दिया गया था। इस वीडियो में देखें इसका निर्माण किस वजह से हुआ और कई दशकों के बाद इसे क्यों गिरा दिया गया।